नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह। आपका स्वागत है गुड रिटर्न्स पर। आज हम बात करेंगे, हमारा फ़ोकस होगा स्पेशली स्टॉक मार्केट पर। बाज़ार पर इसलिए क्योंकि लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। सितंबर जब पिछले साल हमने बाज़ार में रिकॉर्ड हाई बनते देखा, उसके बाद से लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। हाई वैल्यूएशन, टैरिफ, ये सारे ट्रिगर हैं। इनको हम समझेंगे और इस गिरावट में निवेश का कहाँ मौका बन रहा है, कौन से स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, कौन से सेक्टर फोकस में हैं, आगे कौन से ट्रिगर रहेंगे और फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, तो उसमें कहाँ क्या मार्केट आउटलुक है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिसर्च वीपी स्नेहा पोद्दार जुड़ गई हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, मुझे बुलाने के लिए। और तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ने में। जी, तो अभी जो ये मार्केट का सिचुएशन है, आप कैसे देख रहे हैं इस बाजार में एक्चुअली हो क्या रहा है? क्या सिर्फ टैरिफ का ही इम्पैक्ट दिख रहा है या वैल्यूएशन या और भी कोई ट्रिगर है? दिग्विजय जी देखिए, मार्केट में जो करेक्शन चल रहा है ये लास्ट 4 to 5 मंथ से करेक्शन चल रहा है। तो शुरुआत तो हुई थी हाई वैल्यूएशंस और जो अर्निंग्स में जो स्लो डाउन आ गया था, ये कुछ फैक्टर्स से और मैक्रो फैक्टर्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट सी महसूस हो रही थी। तो ये फैक्टर से शुरुआत हुई करेक्शन होनी। अब उसके बाद ट्रम्प ने ये जो टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया। सो पहले क्या था, ट्रम्प ने आते ही इलेक्शन विन होने के बाद ही कुछ कुछ स्टेटमेंट्स पास करने चालू कर दिए थे, जिससे एक अंदाजा मिल गया था कि कहीं ना कहीं एक ट्रेड वॉर में रिजल्ट हो सकता है। तो उस एंटिसिपेशन में, उस फियर में मार्केट कंटिन्यूअसली एक करेक्शन मोड में रहा। एफआईएस को भी कंफर्ट नहीं मिल रहा था बिकॉज वैल्यूएशन हाई थे, अर्निंग्स नहीं थी, डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। तो एफआईएस के कंटिन्यूस आउटफ्लो रहे, प्लस ये जो एक कंटिन्यूस फियर बना रहा। तो ये कई रीजंस है जिनके कारण मार्केट में हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। अब अगर हम आज के समय की बात करें, तो डोमेस्टिक फ्रंट पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन स्टिल अपने फेयर लेवल्स पे पहुंच गया है, स्पेशली लार्ज कैप्स में। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन है, तो वहां पे चांसेस है कि और करेक्शन हम विटनेस कर सकते हैं। कुछ पॉकेट्स है डेफिनेटली जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी है, बट हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में शायद अभी भी वॉलेटिलिटी बनी ही रहेगी। जी। सो वैल्यूएशन फंड से एटलीस्ट लार्ज कैप्स में कंफर्ट है, बट अर्निंग्स में अभी भी स्लो डाउन हमें कुछ क्वार्टर्स देखने को मिल सकता है। बिकॉज जो हम ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें, एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी थोड़ी स्लो डाउन है जो कि ग्रेजुअल बेस पे रिकवर होगी। और प्लस जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हो गई है टैरिफ्स के कारण, सो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो अभी असरटेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। सो वो आगे आने वाला समय बताएगा कि हम टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट इंडिया पे और बाकी कंट्रीज पे रहेगा, जिससे अर्निंग्स पे कुछ कॉन्क्रीट हम कॉल ले पाएंगे कि अर्निंग्स यहाँ से रिकवर होने में कितनी टाइम लगेगी। जी, तो अभी जो करेक्शन देखने को मिल रहा है फरवरी में ही अगर बात करें, तो जो मेन इंडेक्स हैं सेंसेक्स निफ्टी, इन सब में करीब करीब 5 से 6% तक गिरावट दिख रही है। अगर मैं मार्च तक का ही अगर एक नजरिया देखें, तो क्या लेवल देख रहे हैं, क्या करेक्शन आप कह रहे हैं कि अभी टैरिफ को देखते हुए कुछ अभी कहना मुश्किल है, फिर भी अगर किसी एक लेवल पे आपको देखना हो कि निफ्टी या सेंसेक्स मार्च के आखिर तक, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा ये, तो आप किस लेवल को देख रही हैं मैम? निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक दिखा। मैंने ऑलरेडी आज हमने थोड़ा बाउंस देखा ही है, और थोड़ी और बाउंस की उम्मीद है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को ये होप्स है कि ये जो बेसिकली क्या है, कनाडा, मेक्सिको, चाइना, ये सब रिटेलिटरी टैरिफ्स वापस इम्पोज कर रहे हैं यूएस पे। तो हम्म। हो सकता है यूएस कुछ उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कर दे इन टर्म्स ऑफ टैरिफ हाइक। तो अगर ये रिलीफ आता है तो एक ये रिलीफ रैली थोड़ी कंटिन्यू करेगी कुछ टाइम के लिए। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च अगेन हम देख सकते हैं कि शायद मार्केट थोड़ी नीचे की तरफ आ सकता है, बिकॉज इंडिया पे जो टैरिफ्स के अनाउंसमेंट होने वाले वो 2 अप्रैल तक हमें क्लैरिटी मिलेगा जी। कि इंडिया पे क्या टैरिफ्स इम्पोज होने वाले।
तो नियरर टू एंड ऑफ मार्च प्रॉब्ली हमें वापस वो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती, बट इन द मीन टाइम देयर आर हाई होप्स की मार्केट में एक थोड़ी सी शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती ये जो मार्केट में एक न्यूज है, कह सकते हैं एक माहौल है कि सेंटिमेंट जब खराब होता है तो लोग उसके निफ्टी के लिए अलग अलग टारगेट बनाते हैं। ऐसा किसी एनालिस्ट ने बोला नहीं है, बट जो माहौल है, जो खबर चल रही है वो चल रही है कि निफ्टी 18-20 के लेवल तक फिसल सकता है। आप कितना इसमें आपका नजरिया क्या है, क्या इस लेवल तक आ सकता है निफ्टी? है। देखिए, जब सेंटिमेंट्स खराब होता है तो है ना, कहते हैं, और जैसे लेवल्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं हम्म। तो काफी बेरिश माहौल हो जाता है। उस माहौल में एकदम पेसिमिज्म आना बहुत नेचुरल है। हम्म। बट अगर हम फेयर वैल्यूएशन के बेसिस पे इवैल्यूएट करें तो उसके बेसिस पे हमारा अंदेशा है कि निफ्टी शायद 21,800 या 21,300 मैक्स, मैंने ऑन दी लोअर साइड, वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट्स को जाके स्टेबलाइज होना चाहिए। बिकॉज तब जो एकदम शार्प डाउनफॉल्स में निफ्टी के जो पीस देखने को मिलते हैं उस लेवल पे वो एक फेयर वैल्यू बनता है, 21,300 का आप लेवल पकड़ सकते हैं। बट उसके बियॉन्ड फॉल कुछ बहुत ही वर्स्ट अगर आता है तो उसके बियॉन्ड फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 21,300 या 21,800 के लेवल्स पे इनके बीच में कहीं पे स्टेबलाइज होना चाहिए मार्केट। जी, तो अभी अभी जो ये लेवल है ये तो है ही, लेकिन अभी जो करेक्शन का बड़ा एक ट्रिगर है वो एफआईएच की सेलिंग। क्या लगता है आपको, क्या नया फाइनेंशियल ईयर में जो हम एंटर करेंगे तो कोई ऐसा ट्रिगर है? क्या लगता है आपको कि ये जो वैल्यूएशन वाला कंसर्न है इसको देखते हुए एफआईएच कब तक अप नेट बायर बन जाएंगे? अभी जो बिकवाली लगातार जारी है, इस साल 2025 के में सिर्फ 2 महीने में ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा के सेलिंग कर चुके हैं। हाँ, देखिए, बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि एफआईएस कब नेट बायर्स टर्न होंगे, बिकॉज इसमें मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। आगे जाके इंटरेस्ट रेट और कट होगा कि नहीं होगा, और ट्रम्प किस वे में टेरिफ्स किन किन कंट्रीज पे इम्पोज करता है। यूरोप पे भी बात है इम्पोज करने की, और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पे भी है। सो सबका क्या रिpercussions रहेगा वो ही एक्चुअली डिसाइड करेगा कि इमर्जिंग मार्केट से एफआईएस कितने टाइम तक दूर रहेंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा कि डोमेस्टिकली भी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स बहुत ज्यादा अभी सेंटिमेंट्स काफी बने पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है कि ये जो अर्निंग्स है ये बहुत ग्रेजुअली पिकअप होंगे। शायद हम ये बोल सकते हैं कि टिल आई मीन फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ FY 26 शायद एफआईएस रिटर्न करना चालू कर सकते हैं, बिकॉज तब अर्निंग्स कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होकर एक रिकवरी मोड में आएगी। एंड उस समय तक वैल्यूएशन से भी काफी अच्छा कंफर्ट आ जाएगा एंड चीजें काफी क्लैरिफाई हो जाएंगी ऑन दी ग्लोबल लेवल्स। तो उस टाइम तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफआईएस शायद अपनी एंट्री वापस स्टार्ट करें। जी, एफआईआईज की सेलिंग को लेकर एक और जो इन्वेस्टर्स, बड़े वेटरन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बात बोली कि कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ाया गया गवर्नमेंट की तरफ से उसका भी इम्पैक्ट एफआईआई की सेलिंग पर पड़ रहा है। तो आपका क्या टेक है इस पे? कोई मतलब क्या ये वाजिब है ये सवाल उठाना कि भाई कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ा है उसका असर एफआईआई सेलिंग के तौर पे दिख रहा है हमें? देखो जी, देखिए क्या है कि कैपिटल गेन टैक्स पहली बार नहीं बढ़ा है। हम्म। हिस्ट्री में भी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए गए हैं। हम्म। उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली दिखता है, हम्म। बट इतने लंबे नजरिए तक उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा कहीं ना हम्म। कहीं वो। एंड ये बस काफी टाइम से मार्केट में था कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ सकता है। हम्म। सो कहीं ना कहीं वो फैक्टर इन था। मुझे लगता है कि उसका उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। हम्म। एफआईएस के लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है यूएस डॉलर किस लेवल्स पे रहता है, इंटरेस्ट रेट का क्या यूएस में सिनेरियो रहेगा, बिकॉज वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि कौन सा मार्केट लुक्रेटिव है, यूएस मार्केट या इंडियन मार्केट। तो अब जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में जस्ट कुछ ही दिन रह गए हैं, आप पूरे नए जो साल शुरू हो रहा है उसमें आप सेंसेक्स और निफ्टी खास तौर पे इनको कहाँ किस लेवल तक देख रही हैं? और इसके लिए क्या बड़े इवेंट रहेंगे जो बाजार की नज़र जहां रहेगी? सो FY 26 में जो लेवल्स की अगर बात करें तो अभी तो मार्केट एक बार स्टेबलाइज अगर 2-3 महीने में तो स्टेबलाइज ही होगा मार्केट, और उसके बाद शायद हो सकता है कि हम थोड़ा टाइम करेक्शन भी विटनेस करें, बिकॉज अर्निंग्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहेंगे। हम्म। तो सेकेंड हाफ से जो एक अर्निंग्स में रिकवरी आनी चाहिए, ऑब्वियसली वो एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा।
सो मार्केट की लेवल्स की अगर बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड वापस जो हम बाउंस 24,000 या 25,000 लेवल्स तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रीच करना FY 26 में थोड़ा डिफिकल्ट है। होप फॉर द बेस्ट कैसे प्ले आउट होता है, बट जो की इवेंट्स जो है, एक तो डेफिनेटली ट्रम्प की फाइनली क्या टेरिफ पॉलिसी रहती है एंड ये कितना ट्रेड वॉर में एस्केलेट होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। प्लस ग्लोबल लेवल पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो करेंटली है एंड सो वहां पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सो बेसिकली ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण जो ऑयल प्राइसेस थोड़े फॉल होने स्टार्ट हुए हैं, सो बिकॉज इंडिया एक नेट इम्पोर्टर है, सो उस केस में लोअर ऑयल प्राइसेस हमारे लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। सो कहीं ना कहीं वो कंपनीज के रॉ मटेरियल प्राइसेस को लोअर करने में हेल्प करेगा। बट काफी दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व है एंड प्लस एक सेकंड और इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि यहाँ से अब आरबीआई क्या कॉल लेता है, वो और रेट कट करता है कि नहीं करता है, मतलब यूएस के स्टेप्स को फॉलो करेगा एंड यहीं पे होल्ड कर दे कि वो आगे एक आध और इनिशिएटिव लेता है। सो मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है एंड अभी सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है एंड कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है। बट यहाँ से मार्केट्स एक और फॉल के बाद रिकवर करना चाहिए एंड वापस अपने प्रीवियस हाई को रीच करने की कोशिश करेगा। डिपेंड करता है अर्निंग्स किस तेजी से यहाँ से रिकवर होती है। तो अब मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है और आगे भी थोड़ा सा लग रहा है कि रिकवरी दिखेगी, लेकिन करेक्शन का सिलसिला जारी रहने की संभावना ज्यादा है। इस करेक्शन में अगर मैं निवेश की बात करूं तो किस सेक्टर में बन रहा है मौका? जब आमतौर पे माना जाता है कि बाजार जब गिरे तो पैसा लगाएं और उसका आगे लॉन्ग टर्म में फायदा उठाएं, तो आप किस सेक्टर को फोकस में रखें? आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, जो भी ऑटो, किस सेक्टर पे आपकी नजर है? सो दिग्विजय जी देखिए, एक तो बजट में अगर आपने नोटिस किया हो तो गवर्नमेंट का काफी हाई फोकस है कंजम्पशन रिवाइवल पे। तो हमें काफी उम्मीद है कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है हम्म। वो यहाँ से रिवाइव होना ग्रेजुअली स्टार्ट करेगा। रूरल लेवल पे रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है। हम्म। अब जो अर्बन स्लोडाउन है वो ग्रेजुअली हमें Q1 या Q2 ऑनवर्ड्स वो रिकवरी दिखनी चाहिए। तो हम्म। जो डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स है जैसे कि रिटेल हो गया, ज्वेलरी सेगमेंट हो गई, ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, ऑटो है, सो इन सेक्टर्स में हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है बिकॉज कंज्यूमर्स के हाथ में एक्स्ट्रा इनकम आने से वो उसकी परचेजिंग पावर बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि हायर स्पेंडिंग एरिया जो कि डिस्क्रिशनरी आइटम्स है जी। वहां पे ये मनी फ्लो कर सकता है। दूसरा अगर निवेश की बात करें तो BFSI जो सेक्टर है, बोथ हम्म। NBFCs एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है। स्पेशली NBFCs में वैल्यूएशंस बहुत ही कंफर्टेबल है हम्म। एंड पोस्ट RBI रेट कट इनके क्रेडिट कॉस्ट अब यहाँ पे पीक आउट होते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से NBFC सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा निवेश बन रहा है। बैंकिंग में भी वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है एंड अगर हम देखें तो दो क्रेडिट पिकअप में थोड़ी सी एक मॉडरेशन देखने को मिली है, बट एसेट क्वालिटी काफी बरकरार रही है दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। हम्म। तो बैंकिंग और NBFC वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव बहुत कंफर्टेबल है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे मैंने कहा जी। कि वहां पे एक लंबे समय के बाद एक पिकअप एक्सपेक्टेड है, तो वो सेक्टर को डेफिनेटली तो नजर में स्टॉक रख पिक भी आप इसी लाइन में दे ही दीजिए फिर, कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर कुछ स्टॉक पिक भी आप रिकमेंड कर पाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड करूंगी वरुण बेवरेजेस। आगे आने वाले समय में अभी समर सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, स्पेशली हम्म। कुछ स्टेट्स में तो ऑलरेडी काफी मैंने फेब वाज कंपैरेटिवली हॉटर कंपेयर टू मेनी प्रीवियस इयर्स। तो समर का एक अर्ली ऑनसेट स्टार्ट हो गया है, तो वॉल्यूम्स अपटेक काफी स्ट्रांग रहना चाहिए इन कंपनीज के लिए। हम्म। प्लस जो वरुण बेवरेजेस में एक शार्प हमने करेक्शन देखा था बिकॉज रिलायंस ने जब कैंपा कोला अनाउंस किया तो एक कंपटीशन का काफी फियर था। हम्म। बट हमारा मानना है कि मार्केट काफी वाइड है एंड काफी स्कोप है कि डिफरेंट प्लेयर्स इसमें सरवाइव कर सके। हम्म। तो ये ओवरऑल मार्केट को और बड़ा बनाने में हेल्प ही करेगा। कंपटीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है
एंड बिकॉज समर सीजन आ रहा है तो वॉल्यूम यहाँ से अपटिक होगा, प्लस इसके अफ्रीका मार्केट में ये बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है एंड वो मार्केट काफी अच्छा पिकअप कर रहा है। तो इन फैक्टर्स को रखते हुए बीबीएल मैं रिकमेंड करूंगी। सेकंड मेरी पिक रहेगी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर काफी अच्छे नतीजे डिलीवर किया है, प्लस इसकी एसेट क्वालिटी हमेशा बरकरार रही है एंड ये ग्रेजुअली एक जो हाई यील्डिंग पोर्टफोलियो की तरफ मूव कर रहा है जो कि हाई मार्जिन्स बैंक को दे, तो उन प्रोडक्ट्स पे फोकस ज्यादा है। जी प्लस अक्रॉस दी प्रोडक्ट लाइंस हमने अच्छी ग्रोथ देखी, तो फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आईसीआईसीआई बैंक में रिकमेंडेशन जी, है। थैंक यू वेरी मच। आपने हमसे समय निकाल के बातचीत की और हमारे दर्शकों के लिए एक वैल्यूएबल एडवाइस दिया और स्टॉक पिक दिया, और इस बाजार में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बने रहने की जो है और स्ट्रेटजी मजबूत बना के रखने की ज़रूरत है। थैंक यू स्नेहा, आपने टाइम दिया। थैंक यू।